लाठर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हम आपको फॉलो कर रहे हैं सब लोग, और बल्कि अच्छा है, बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही है। आप बिल्कुल अपने तरीके से और पूरा डिटेल में, पूरा बैकग्राउंड के साथ हर चीज़ की जानकारी दें, ताकि हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इसके अंदर, और बहुत कुछ नई बातें पता चल रही हैं। सो प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत सोचो कि लंबा हो गया जवाब। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल नई परंपरा शुरू हो रही है ये कि अच्छे से बीच में कोई जवाब ना, कोई डिस्टर्ब ज़्यादा ना हो, डिस्टरबेंस, और ये बहुत अच्छे से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ बातचीत चलिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक कहा लाठर साहब आपने। आप किसी ग्रुप में नहीं थे और आप अपनी ही मस्ती में अपना काम कर रहे थे, किया है आपने यूनिवर्सिटी के अंदर भी। और जहाँ तक लाडो बसंती में हीरो का जो आपने किरदार निभाया बहुत ही अच्छा था। और ये देवी शंकर प्रभाकर जी ने इस चीज़ को महसूस भी किया था कि चंद्रावल में आपको हीरो, बतौर हीरो नहीं ले पाए, चलो उस वादे को लाडो बसंती पूरा करे। और आपका बहुत ही अच्छा उसमें योगदान रहा, बहुत अच्छी आपने एक फौजी की भूमिका निभाई, बड़े तन्मयता से आपने काम किया। हम भी उस फिल्म में साथ थे आपके। तो चंद्रावल में भी आप कभी कभी आकर गुस्सा करते थे, मेरा रोल चंद्रिया का मैं हूँ क्या, मेरा क्या रिलेशन है, उसको एस्टेब्लिश तो कीजिए। आपका ये दर्द बीच बीच में आता रहता था कि मेरे रोल को जस्टिफाई तो कीजिए, लोग पूछेंगे मैं हूँ क्या, मेरा चंद्रावल से क्या रिश्ता है। तो इस तरह के आप अपने रोल के बारे में सदा तत्पर रहे, और जो दिया डायरेक्टर ने दिया उसको आपने निभाया। बीच बीच में आपका कुछ, अगर कुछ रोष था या दर्द था, वो शाम को आप देवी शंकर प्रभाकर जी के साथ शेयर कर लेते थे, जिसमें दरियाव सिंह और डांगी साहब बैठ जाते थे और वो खबर हमारे पास दिन में पहुंच जाती थी। तो आपकी मस्ती, आपका जो काम है वो, चाहे यूनिवर्सिटी में रहे हों, चाहे फिल्म लाइन में रहे हों, और अब भी आप ये काम मुझे लगता है कि कल्चर के लिए कर रहे हैं दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर। थैंक यू। हाँ, जो आपने लाठर साहब डबिंग के बारे में बताया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये चंद्रावल के बाद जो लाडो बसंती फिल्म बनाई, चंद्रावल फिल्म, लाडो बसंती फिल्म एक ऐसी फिल्म है हरियाणा की जो 35 mm में शूट की थी। उससे पहले सारी फिल्में 16 mm में, क्योंकि अच्छे पैसे आ गए थे, चंद्रावल अच्छी कमाई कर ली थी। तो जयंत प्रभाकर कहने लगा भाई अपनी अच्छा पैसा खर्च करेंगे, 35 mm में बनाते हैं इसको। तो ये पहले 35 mm में थी और चंद्रावल में कोई डबिंग नहीं थी। तो इसमें हमने सोचा था डबिंग भी करेंगे, अच्छी साउंड आएगी। तो डबिंग के लिए काफ़ी आर्टिस्ट लेके भी गए, पर कॉमेडी के आर्टिस्ट वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि रहने का खर्च और ये कुछ देख कर मुख्य मुख्य आर्टिस्ट को वहाँ बुलाया गया था। और हाँ, आपने काफ़ी आर्टिस्ट की डबिंग की थी। रात को हम डबिंग करते थे, क्योंकि हमें थिएटर रात को ही मिला था, और सन्नी साउंड स्टूडियो, ना सॉरी, बी आर चोपड़ा का स्टूडियो था, उसमें जाते थे, दिन में आ गए सोते थे, रात को डबिंग करते थे। और ये चंद्रावल के बाद लाडो बसंती ही एक ऐसी फिल्म है जो 35 mm पर शूट हुई है। और हमने भी सोचा, जब 3 लाख लोगों ने कहा, जब चंद्रावल 3 लाख में बनी थी, तो लोग भी ये सोचते थे 3 लगाओगे, हम 6 लगा दें। पर हमने अच्छा पैसा भी खर्च किया, 35 में शूट भी की और डबिंग भी की, सारे काम किए, पर वो उतनी हिट नहीं हुई जितनी चंद्रावल हुई। तो फिल्म बनाने के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारा हाई फाई करें तभी फिल्म बनती है। फिल्म तो वो चलती है और वो पसंद आती है लोगों को जो दिल को छू जाती है। जो चंद्रावल में कॉमेडी, चंद्रावल में जो म्यूज़िक, ये सब उनको अपना लगा, अपने डायलॉग लगे, अपनी वेशभूषा, जितनी भी बातें थी वो सबको उनको घर कर गई, उनको पसंद आई। और ये भी देखा है कि चंद्रावल का, जैसे आपने हीरो के बारे में बताया, खुद ये वो उठा रहा है सामान हीरो, बिल्कुल सही बात है। ये तो एक और किस्सा हुआ था, किस्सा जब, क्योंकि वहाँ चंडीगढ़ में रहते थे, नीचे सोते थे, तो एक दिन जगह जाकर उठकर अपनी चादर नहीं उठा पाए, तो सीधे बाथरूम चले गए। उषा शर्मा ने देखा है किसकी चादर है, उसको गया था, ये तो जगह जाखड़ ने छोड़ रखी है। तो उसको थोड़ी सी डांट पड़ी, घबरा गए वो।
भाई प्रोड्यूसर भी है, कोई बात नहीं। और उसी दिन उसका सीन था पहला कि जो कहता ना, चंद्रो मैं तेरे तो प्यार करूँ सो, ये सीन था। और क्योंकि सुबह उसको डांट पड़ी थी उषा जी से, और कैमरे में वो जब जैसे कैसे नजदीक, चंद्रो मैं तेरे तो प्यार करूँ, उसके सारे हाथ कांप रहे थे, डर रहा था प्रोड्यूसर से। तो हमने कहा, मैं जगत हाथ कांप रहे हैं, तो नहीं भाई साहब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कर लूँगा। तो फिर बाद में वो हमारे बॉम्बे के कैमरामैन थे, कहता जी इन दोनों को थोड़ी देर आराम करने दो, इनको अलग से भेजो, ये डर निकले, ये तो बहुत कैमरे में ज़्यादा दिखाई दे रहा हाथ कांपते हुए। तो वो हीरोपना नहीं था, वो बस घर में बैठ के ऐसे काम करते, सब मिलकर काम करते थे। कभी कभी उसका नेगेटिव रूप भी आ जाता था। बट चंद्रावल का लाडो बसंती का पैसे की तुलना करें तो कमाई में चंद्रावल नंबर 1 थी, लाडो बसंती उतनी नहीं हुई। खर्चे में देखें, चंद्रावल में उससे ट्रिपल खर्चा किया था, चंद्रावल में बहुत कम किया था। तो ये भी हमें सोचना चाहिए कि फिल्म पैसे से नहीं बनती केवल, फिल्म जज्बात से बनती है। और फिल्म एक अच्छा म्यूजिक हो, लोगों को टच कर जाए, उनकी भूमि को टच कर जाए, उनको दिलों को टच कर जाए, उनकी कस्टम को टच कर जाए, वही लोग पसंद करते हैं, उसको सिर माथे उठा लेते हैं। उसको तो बस जो फिल्म देख कर आएगा उसको कहेंगे जा देखा, मैं देखा, मज़ा आ गया, छोड़ना मत। और अगर उसको पसंद नहीं आई तो मत जाना, पैसे ख़राब मत करना, किससे काम की नहीं है, खाम टाइम वेस्ट करेगा, सिर में दर्द हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या कहेंगे। तो पब्लिसिटी पब्लिक ही करती है, अच्छी और ख़राब। तो अच्छी फिल्म बनाए, थोड़े दिल को छू जाए ऐसी फिल्म बनाए, चाहे कम पैसे की हो। थैंक यू। क्या बात है अनूप भाई, इतनी लंबी वार्ता, ऐसे लग रहा है कि कोई रामायण या महाभारत की तरह सीरियल चल रहा है। कितनी पॉजिटिविटी, कितना काम करने की इच्छा, कितना बदलाव लाने की इच्छा, कितना युवाओं को जोड़ने की कामना, ये सब जज्बा अपने आप में पैदा करना एक अद्भुत कलाकार के अंदर भगवान की दी हुई एक शक्ति ही होती है। और इस शक्ति का सदुपयोग अब हम हरियाणा में करेंगे, और आपका साथ रहेगा तो ये ग्रुप के साथ साथ हरियाणा भी चमकेगा, हमारी कला भी चमकेगी, हमारी संस्कृति भी चमकेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। अनूप भाई, ए बिग सैल्यूट टू यू। और आप ये मत बोलो कि 66 का हो गया हूँ। 66 में ही तो हरियाणा का जन्म हुआ था। तो पता नहीं आपके अंदर अब कुछ जन्म हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। दूसरा जन्म भी हो सकता है। तो मेरी तो बहुत उम्मीदें हैं, और सब हरियाणा को उम्मीदें हैं आपसे। हम देखते हैं अभी आगे क्या और हो सकता। चंद्रावल केवल हरियाणा में नहीं, यूपी में भी बड़ा उसका समा बांधा उसने। हम भी 1-2 बार गए वहाँ पर थिएटर में, तो वहाँ भी वही जुनून था लोगों में। शायद कुछ गाने जैसे जो मेरा चुंदड़ मंगा दे और नंदी के बेरा, वो थिएटर वाले कहते थे यो गाना हो जब तुम सारे अपने ऑफिस छोड़ के अंदर चले जाते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है, समझ में आए ना आए, पर इसकी धुन, इसके जो वो ढुमके ठुमके जो लगा रखे हैं, ठुमके जो लगा रखे हैं, वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। हमें ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। मेरा तो ऐसे बोलते हैं, अब तो तभी ऑफिस छोड़कर थिएटर में चले जाते हैं। तो हर गाना, हर कॉमेडी, क्या कहे, भगवान करे ऐसी फिल्म एक और बने जो कहे कि हाँ चंद्रावल के बाद ये फिल्म हिट है। तो प्रयास करेंगे। अभी फिर जुड़े हैं, यशपाल जी आए हैं मैदान में, और दादा लक्ष्मी में इन्होंने उसी तमन्ना के साथ, उसी शिरकत के साथ काम किया है। सभी लोग परिवार की तरह काम किया है, वहाँ पर इतनी गर्मी के अंदर शूट किया है। पीरियड फिल्म है, और वही वेशभूषा, वही अपना पहनावा, वही बातें, वही जज्बात, काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है इसके अंदर, और वो लोगों को पसंद आएगी, इसकी पूरी उम्मीद है। और ये जो हमारा हाइफा ग्रुप बन रहा है, ये एसोसिएशन बन रही है, ये इस दिशा में और अच्छा काम करेगी। अच्छे लोग जुड़ेंगे, पूरे हरियाणा से लोग जुड़ रहे हैं, नए पुराने यंग सब इसमें शामिल हैं। तो उम्मीद है कि हम और अच्छा एक कलात्मक कार्य करेंगे। थैंक यू। लाठर साहब, ये लाठर की चौपाल क्या है, और इसकी शुरुआत कहाँ, कैसे और क्यों, किस पर्पज से हुई,
क्योंकि मैं भी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो इसलिए इसके पर्पज़ और इसकी शुरुआत करने की जो आपकी जो इच्छा थी वो किस लिए, क्यों, कैसे, कब पैदा हुई, तो उसके बारे में अगर आप बता सकें। अनूप भाई, ये तो कमाल का काम कर रहे हैं। मतलब देश की सीमाओं को भी लांघ लिया है और अपना ही कल्चर ढूंढ लिया है। मैंने पहले भी आपसे एक दो बार मांगी थी रागनियाँ, आपने दी थी। शायद हसीना बेगम की थी या किसकी थी मुझे याद नहीं, जिनकी सांग कंपनी हुआ करती थी, उनके वंशज हैं शायद, या उसका नाम मुझे नहीं, महबूबा है कि उमराव है, क्या नाम था, आपने दिया था, बहुत कमाल गाना था। डॉक्टर सर, गुड आफ्टरनून। माफ़ी चाहूँगा, देर से ज्वाइन कर रहा हूँ क्योंकि बाहर गया हुआ था। मैं अभी आया हूँ, नहा धो के अब बैठा हूँ। सर, मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था कि आप कब लाइन पे आएंगे, ऑनलाइन आते हैं हमारे साथ में और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू हो। सर, एक तो मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश है आपको कुछ बोलने की। बोलना ये चाहता हूँ सर कि मैंने 2007 में धर्मेंद्र जी के साथ काम किया था और उसके बाद मैं आपसे कुरुक्षेत्र में मिला था, आई थिंक 2017 में। तो उस दिन के बाद, जब इतने सालों के बाद मैं आपसे रूबरू हुआ था, तो उस दिन के बाद से मुझे एक ही चीज़ ख्याल आ रही थी। जब मैं वापस चंडीगढ़ जा रहा था कुरुक्षेत्र से, तो मैं सोचता जा रहा था आपके बारे में और मुझे एकदम से ध्यान आया कि अनूप लाठर सर के अंदर जो अभी भी मासूमियत है, जो आज भी वो बात करते करते ब्लश करते हैं, वो एकदम धर्मेंद्र जी जैसा उनकी शख्सियत है। कि धर्म जी आज इतने साल हो गए हैं, इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका परचम लहराता है आज भी। और मैं जब 2007 में उनके साथ फिल्म कर रहा था लाइफ इन अ मेट्रो, तो मैं उनको डायलॉग सुनाने जाता था क्योंकि धर्म जी की आदत है, वो अपने हाथ से उर्दू में डायलॉग्स लिखते हैं अभी भी, उसके बाद वो तैयार होके आते हैं। तो उनके साथ काफ़ी टाइम मैंने जिया है। तो मुझे उस दिन कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ जाते हुए सारे रास्ते में यही सोचता गया कि यार, अनूप लाठर जी में भी कितनी रिजेम्बलेंस है धर्म जी वाली, कि आज भी बात करते करते हल्का सा शर्माते हैं, ब्लश करने लगते हैं और कितनी मासूमियत है। थैंक्स अ लॉट सर एंड गॉड ब्लेस यू सर, कि मैं ये बात आपको इतने टाइम से कहना चाहता था, लेकिन आज मैं कह पा रहा हूं आपको। कीप स्माइलिंग सर, लव यू। और सर, मैं 85 या 86 में पहली बार आपके साथ टूर पे गया था, अपने कल्चरल टूर पे, जून में, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का टूर जाता है। और अ, उस वक्त शायद आपने तभी कुछ सालों पहले ही शायद ज्वाइन किया था, डायरेक्टर DYWD। तो हम लोग जो गए थे, जो मौज मस्ती की थी हमने, और एज अ टीचर आपका जो एक इम्प्रेशन है मुझ पे आज भी, और जो मैं अपने कलीग्स के साथ में भी मैं वो शेयर करता हूँ, क्योंकि एक वही है कि जिस तरीके से हम जो चीज़ें सीख के आए हैं, जो हमें मिला है, वही हम आगे शेयर करते हैं। तो उस पूरे टूर के दौरान श्रीनगर की जो मज़ा मस्ती थी, वो आज भी सर्वोपरि है। आज भी उसे याद करता हूँ। कुरुक्षेत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि सर, कुछ कीजिए ना कि हम एक रियूनियन करें, कि उस वक्त के जो लोग थे सब इकट्ठे हों, मिलें, बातचीत करें, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं सर। और थैंक्स अ लॉट सर, कि वो जो एक्सपीरियंस था आपके साथ श्रीनगर टूर का, और उसके बाद भी फिर हमने कई बार कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम्स किए हैं। आपने जिस तरीके से, क्योंकि हम कई बार एनेक्सी में भी आके ठहरे हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, चंडीगढ़ में भी हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर हम सब लोग गए थे, गवर्नर साहब आए थे वहाँ पर। तो आपके थ्रू एक अच्छी जर्नी रही है हमारी, एंड हमेशा दुआएं ही हैं आपके लिए सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत फेमस नाटक है इंस्पेक्टर जनरल, जो आला अफसर के नाम से है, और अपने ग्रुप में एक अमितोष नागपाल है जिसने ये नाटक को दोबारा से हरियाणवी में लिखा था सर, और बॉम्बे में बहुत बड़े लेवल पे किया था, काफ़ी बड़ा बजट था उसका, जिसमें पारितोष, नम्रता, मैं, हम सारे NSD के लोग थे मैक्सिमम,
जितेंद्र शास्त्री, और कमाल नाटक हुआ था, वो बहुत ही बढ़िया नाटक हुआ था। उसके रिपीट शो नहीं हो पाए, बट यस ऑफ कोर्स इट इज़ ए लीजेंड प्ले, बहुत ही कमाल का प्ले है। अनूप जी, कमाल की यात्रा रही, ऐसा लग रहा था कि हम भी उस यात्रा में शामिल हो गए हैं और आपके साथ साथ चल रहे हैं, एक सिनेमा देख रहे हैं ऐसा लग रहा था। आपकी नरेशन इतनी कमाल की थी, क्लैरिटी के साथ। बिल्कुल एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने मुझे बहुत संबल दिया है, मुझे बहुत हिम्मत दी है और सही राह पे चलने की प्रेरणा दी है हमेशा। और आपने मुझे कई बार बोला भी, 2 बार तो कम से कम बहुत स्ट्रोंगली बोला है कि यशपाल, लाख मुसीबतें आएंगी तुझे, लेकिन तू घबराना नहीं, हम हमेशा तेरे साथ हैं, तू बढ़ता चल। और कोई बात नहीं, ये छुटकी फुटकी चीज़ों से घबराना नहीं। और कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ऐसे करके, आपने बहुत पॉजिटिव तरीके से कि किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस तुम बढ़ते चलो और हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ लोगों ने बोला है, जिसमें से आप भी एक हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे जिन्होंने पूरा तन मन धन से मतलब साथ दिया है और पूरा दे रहे हैं। एक क्या होता है, कोई अगर काम कर रहा होता है ना, तो उसको एक मोरल सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है कि यस, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट एंड वी आर विथ यू, दैट्स ऑल। पैसा तो बहुत बात की बात है, पैसा देना वो तो बात की बात है, लेकिन ये वाला जो सपोर्ट होता है ना, वो और आपने बहुत दिया है। और मैं अब समझ सकता हूँ कि आपने पास्ट में कितने लोगों को ऐसा संबल दिया होगा, ऐसा मोरल सपोर्ट दिया होगा, और आपने कितने लोगों का जीवन बनाया होगा और कितने लोगों को सही राह दिखाई होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच अनूप भाई, आपने इतनी सारी बातें शेयर की। बस मैं आपसे भी यही सवाल पूछने वाला था, अगर आप जब भी, अभी नहीं तो बेशक थोड़े ब्रेक के बाद, कि आपके इस सारे हरियाणवी जो रिवोल्यूशन आपने किया, पूरा सब कुछ स्किट भी, ये भी वो भी, तो आपकी परेशानियां नहीं आई? क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब में थे, तो क्या आपको परेशानियां खूब सारी आई होंगी? परेशानियां आई तो किस तरीके की परेशानियां आई और किस तरीके से आपने उनको ओवरकम किया, इस बारे में अगर आप कुछ बता पाएं। तो दूसरी बात, फिर एक सिनेमा को लेकर के एक सवाल है मेरा, वो मैं बाद में बात करता हूँ। थैंक यू सो मच अनुपम, थैंक यू सो मच। क्या बात है अनुप जी, बहुत बढ़िया। बल्कि मैं बताऊं, जो आपने बताया कि जो मुश्किलों वाली बात थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है, वो ये निकल के आई है कि जात पात का कुछ है, मतलब चक्कर अभी तब भी था और अभी भी है। मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अगर बोलूँ, जैसे क्योंकि जैसा अपना सर्कल है, हम में से कोई मानता नहीं है उस तरीके से कि कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन गुज्जर है, कौन पंजाबी है, कौन मुस्लिम है, हिंदू है, हम उस बारे में कभी सोचते ही नहीं, बिल्कुल दिमाग में कभी आता ही नहीं। आपके आपके हिसाब से, क्योंकि अभी भी कई लोगों के दिमाग में जात पात जाति नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसे माहौल में किस तरीके से काम करना चाहिए, या जो हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ठीक है, या क्या करें ऐसा कि ये चीज़ कम हो, खासकर कलाकारों में? देखो, राजनीति में तो कोई रोक ही नहीं सकता उन चीज़ों को, राजनीति में तो वो चलता रहेगा, और क्योंकि रोटियां सेकनी है उनको, लेकिन अपन कलाकारी में या आर्ट के फील्ड में भी कैसे इसको दूर कर सकते हैं? प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। लाठा सर, जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ था टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में गवर्नर साहब के सामने, उस टीम का एक मैं भी हिस्सा था सर। मैं भी डांस में था, ऑर्केस्ट्रा में था, एंड इट वाज अ जैम पैक्ड प्रोग्राम, सुपर डुपर हिट प्रोग्राम था, क्योंकि हमारी भी पहली जर्नी थी चंडीगढ़। पहली बार मैंने चंडीगढ़ जाके देखा था उस वक्त में, और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ हमने पहली बार एहसास की थी, महसूस की थी, एक्सपीरियंस की थी। Lovely. It was a superb journey with you, sir, in my student life of college. Superb, sir. And really, I appreciate your efforts. कि
भले ही उस वक्त में आपका और मेरा कभी कोई डायरेक्ट हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, लेकिन पता नहीं कुछ ना कुछ था आपकी पर्सनालिटी में, अभी भी है, कि जो सम्मोहन सम्मोहन है, कि आपके जो वर्क स्टाइल है, आपका आपका जो बातचीत करने का नज़रिया है, आपके अंदर जो एक वही अगेन इनोसेंस है जो आपकी, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है और सिखाती है। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू सर। एक्चुअली सॉरी सर, मैं बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहा था कि कब आपसे बातचीत होगी, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली बैक एक है मेरे को, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत लेट जुड़ा हूँ, और अब मैंने शुरू से आपके ऑडियो क्लिप्स सुनने शुरू किए हैं, तो अभी मैं यहाँ तक ही पहुँचा हूँ, और मैं आगे भी सुन के आपको फॉलो कर रहा हूँ सर। थैंक यू सो मच अनूप सर, थैंक यू सो मच। क्या बात है अनूप जी, बहुत बढ़िया। बल्कि मैं बताऊं, जो आपने बताया कि जो मुश्किलों वाली बात थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि जात पात का कुछ है, मतलब चक्कर अभी तब भी था और अभी भी है। मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अगर बोलूँ, जैसे क्योंकि जैसा अपना सर्कल है, हम में से कोई मानता नहीं है उस तरीके से कि कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन गुज्जर है, कौन पंजाबी है, कौन मुस्लिम है, हिंदू है। हम उस बारे में कभी सोचते ही नहीं, बिल्कुल दिमाग में कभी आता ही नहीं। आपके आपके हिसाब से, क्योंकि अभी भी कई लोगों के दिमाग में जात पात जाति नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसे माहौल में किस तरीके से काम करना चाहिए, या जो हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ठीक है, या क्या करें ऐसा कि ये चीज़ कम हो, खासकर कलाकारों में। देखो, राजनीति में तो कोई रोक ही नहीं सकता उन चीज़ों को, राजनीति में तो वो चलता रहेगा, और क्योंकि रोटियां सेकनी है उनको। लेकिन अपन कलाकारी में या आर्ट के फील्ड में भी कैसे इसको दूर कर सकते हैं, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। और सर मैं 85 या 86 में पहली बार आपके साथ टूर पे गया था, अपने कल्चरल टूर पे, जून में, जो हमारा जो यूनिवर्सिटी का टूर जाता है। और अ, उस वक्त शायद आपने तभी कुछ सालों पहले ही शायद ज्वाइन किया था, डायरेक्टर DYWD। तो हम लोग जो गए थे, जो मौज मस्ती की थी हमने, और एज अ टीचर आपका जो एक इम्प्रेशन है मुझ पे आज भी, और जो मैं अपने कलीग्स के साथ में भी मैं वो शेयर करता हूँ, क्योंकि एक वही है कि जिस तरीके से हम जो चीज़ें सीख के आए हैं, जो हमें मिला है, वही हम आगे शेयर करते हैं। तो उस पूरे टूर के दौरान श्रीनगर की जो मज़ा मस्ती थी, वो आज भी सर्वोपरि है। आज भी उसे याद करता हूँ। कुरुक्षेत्र में भी मैंने आपसे कहा था कि सर कुछ कीजिए ना, कि हम एक रियूनियन करें, कि उस वक्त के जो लोग थे सब इकट्ठे हों, मिलें, बातचीत करें, इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं सर। और थैंक्स अ लॉट सर, कि वो जो एक्सपीरियंस था आपके साथ श्रीनगर टूर का, और उसके बाद भी फिर हमने कई बार कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम्स किए हैं। आपने जिस तरीके से, क्योंकि हम कई बार एनेक्सी में भी आके ठहरे हैं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, चंडीगढ़ में भी हमने एक प्रोग्राम किया था जहाँ पर हम सब लोग गए थे, गवर्नर साहब आए थे वहाँ पर। तो आपके थ्रू एक अच्छी जर्नी रही है हमारी, एंड हमेशा दुआएं ही हैं आपके लिए सर। थैंक यू सो मच सर। सर मेरे को अपने उस जीवन की जो स्टूडेंट लाइफ थी, और जब आप डायरेक्टर थे वहाँ के यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के, मैं सच में कहता हूँ मुझे बहुत सारी बातें याद हैं अभी भी, कि उसी वक्त आपकी नई नई शादी भी हुई थी। और वही जो आपने बताया, क्योंकि ये इससे पहले भी एक बार जो इससे पहले एक बार आपने कुछ लास्ट क्लिप डाली थी, तो उस वक्त भी मैंने आपकी उस बात पे मैंने बातें बताई थी है, और आज भी मिस हो गई, कि 84 में बड़े बड़े स्पीकर्स फुल धमाल हम करते हुए गए थे, कि कैसे ट्रेन की उसमें हमने अपने स्पीकर्स को कनेक्ट किया था, और हम सब डांस नाच मस्ती चल रही थी, आभा शोभा दीपक कथूरिया, हम लोग जींद वाले, सब फुल धमाल चला हुआ था वहां पर। समझ में ही नहीं आ रहा था कि स्टूडेंट कौन है और टीचर कौन है। और जिस तरीके से जाके आपको, अगर श्रीनगर की वो वारदात भी याद हो,
कि हम लोग जब नीचे इकट्ठे हुआ करते थे और सुबह सुबह जाके चाय और क्या बोलते हैं उसको, फैन फैन खाया करते थे चाय में डुबो डुबो के, और एक एक चाय तो वैसे ही फैन खाने में खत्म हो जाती थी। और बार बार जाके हम वो चाय, क्योंकि ठंडा ठंडा मीठा मीठा मौसम होता था और कुछ अलग ही तरीके के वो फैन होते थे, सॉफ्ट, और दूध की जो चाय थी उसकी भी एक अलग खुशबू थी उस चाय की वहां पर। तो इस तरीके से शालीमार बाग में भी हमने जाके वहां पर परफॉर्म किए हैं, हर जगह। मतलब आप साथ में थे तो कहाँ मस्ती नहीं थी सर, कहाँ परफॉर्मेंस नहीं थी, एक एक चीज में परफॉर्मेंस थी कि कभी लगा ही नहीं कि हमारे साथ में टीचर है। और बिल्कुल सर, कि वही चीज़ें थी कि जो हमें, क्योंकि सीधी सी बात है कि सर हमने तो अभी सफ़र शुरू किया ही था कि जींद में भी उस वक्त में जो जिस तरीके से हमें रिफ्रेशमेंट मिलती थी, जिस तरीके का जो ट्रीटमेंट था स्टूडेंट्स के साथ में टीचर्स का, तो वो तो कुछ एक डिफरेंट ही था। लेकिन एक यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके आप डायरेक्टर यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ में हैं, तो वो एक जो मस्ती थी लाइफ की, वो सच में बहुत कमाल की थी और बहुत ही सॉलिड एक्सपीरियंसेस हैं वो मेरे। और तब तक ऑलमोस्ट 88 89 तक, क्योंकि 90 में मैंने इंडियन थिएटर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो तब तक मैं जींद में ही था, मास्टर्स कर रहा था। और हर साल कुछ ना कुछ होता ही था। एनएक्सी में आप जिस तरीके से हमें रखते थे, मतलब वो लगता था कि यार इस इंसान को कितनी कदर है कलाकारों की, कि किस तरीके से वो आप हाथों पे रखते थे अपने कलाकार को, जो रिस्पेक्ट मिलती थी आपके साथ में। ऑडिटोरियम में हम अपना, इतने बड़े ऑडिटोरियम के अंदर हम रिहर्सल किया करते थे, वहाँ पर जो खाने पीने का इंतज़ाम होता था, यूथ हॉस्टल में हम कितनी बार खाना खाते थे, वहाँ पर हमारा कितना अच्छा अरेंजमेंट होता था, जो आप जिस तरीके से करते थे। हम रिहर्सल्स के बाद में या प्रोग्राम्स होने के बाद में यूथ हॉस्टल में ही खाने पीने का इंतज़ाम होता था, रहने का इंतज़ाम होता था। सुपर था सर, सच में एक रिचनेस थी उस वक्त जब हमने पार्टिसिपेट किया आपकी शागिर्दगी में। कमाल सर, मतलब दुआएं ही दुआएं हैं आपके लिए, जो कुछ सिखाया आपने, जो एक स्टूडेंट टीचर के बीच की एक जो दूरी आपने ख़त्म की, नज़दीकियां लेके आए, और जो चीज़ें सीखने को खुले हाथ खुले दिलों से जो सीखने को मिली है, नतमस्तक हूँ सर आपके सामने में। क्या बात है अनुप जी, बहुत बढ़िया। बल्कि मैं बताऊं, जो आपने बताया कि जो मुश्किलों वाली बात थी, उसमें एक सबसे बड़ी बात जो निकल के आई है वो ये निकल के आई है कि जात पात का कुछ है, मतलब चक्कर अभी तब भी था और अभी भी है। मैं आपसे भी पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली अगर बोलूँ, जैसे क्योंकि जैसा अपना सर्कल है, हम में से कोई मानता नहीं है उस तरीके से कि कौन जाट है, कौन ब्राह्मण है, कौन दलित है, कौन गुज्जर है, कौन पंजाबी है, कौन मुस्लिम है, हिंदू है। हम उस बारे में कभी सोचते ही नहीं, बिल्कुल दिमाग में कभी आता ही नहीं। आपके आपके हिसाब से, क्योंकि अभी भी कई लोगों के दिमाग में जात पात जाति नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसे माहौल में किस तरीके से काम करना चाहिए, या जो हम लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो ठीक है, या क्या करें ऐसा कि ये चीज़ कम हो, खासकर कलाकारों में। देखो, राजनीति में तो कोई रोक ही नहीं सकता उन चीज़ों को, राजनीति में तो वो चलता रहेगा, और क्योंकि रोटियां सेकनी हैं उनको। लेकिन अपन कलाकारी में या आर्ट के फील्ड में भी कैसे इसको दूर कर सकते हैं, प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए। इवन अनूप सर, एक और अपना कुरुक्षेत्र ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम करवाया था आपने, जिसमें ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, और उसमें एक सोलो परफॉर्मेंस भी थी, सोलो डांस था इंडिया लेवल पे, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था। इफ़ यू रिमेंबर, कुछ राजीव गांधी समथिंग कुछ प्रोग्राम का शायद नाम था उसका, तो याद कीजिएगा। मैंने परफॉर्म किया था, हरियाणवी सोलो था, और जगबीर वॉज माई प्लेबैक सिंगर। थैंक यू सर। और शायद सागर यूनिवर्सिटी का ग्रुप डांस फर्स्ट आया था उस वक्त में। क्या झमाझम प्रोग्राम थे सर, वो भी क्या दिन थे हमारे। लव यू सर, गॉड ब्लेस यू सर। क्या क्या दिन दिखाए आपने हमें, मस्ती भरे। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है अनूप भाई, आपकी और संदीप की बातें सुन के भगवान कसम हम भी यूथ फेस्टिवल के दौर में चले गए हैं। मज़ा आ गया।
क्योंकि हम भी नाटकों में, कविता में, इसमें सब भाग लेते थे। बहुत बढ़िया नॉस्टैल्जिया है वाकई में, रियली। थैंक यू सो मच। यस सर, जैकब तो मेरे को अभी नाम सुन के एकदम से ध्यान आया। टॉल गाय, कर्ली हेयर, सुपर्ब सुपर्ब, क्या डांस करता था सर वो। और एक पूरा जो अपने जो करनाल की भी जो टीम थी ऑर्केस्ट्रा की, वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा, जो करनाल दीपक कथुरिया की टीम थी, कसम से सर, जब पहली बार उनको कुरुक्षेत्र में परफॉर्म करते हुए देखा था, तो मुझे लगता था कि ये साले ये हरियाणवी है, ये लोग, ये हरियाणा में भी ऐसी चीजें बजती है, गिटार विटार। पहली बार वो गिटार से इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, हमारी माइंड में आता था गिटार वाला, लेकिन हरियाणा के अंदर ऐसे भी गिटारिस्ट हैं, ऐसे भी कोंगो वोंगो बजाने वाले लोग हैं। कमाल था वो एक्सपीरियंस। इवन जो अपने यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी कॉलेज की मेरे ख्याल से इशिता, जो वो भी इंग्लिश सॉन्ग्स गाया करती थी। इवन शोभना जी, शोभना रावत जी, क्या कमाल की सिंगर थी, क्या कमाल की डांसर थी। उफ, अभी भी मैं उनसे इन टच हूँ। तो ये थ्रू फेसबुक शोभना जी से बातचीत होती है, एंड अभी हमारे पास नंबर भी है, तो हम बात करते हैं। तो मतलब ऐसे कितने सारे लोग थे सर, कमाल का। मतलब वो तो ऐसे लगता था कि साला जिसको एक बार हाथ लगा दो तो वही कुछ ना कुछ कर देता था। ऐसी कमाल की टीम थी वो जो हमारी श्रीनगर गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट मेरा जो ट्रिप था वो दार्जिलिंग का था, शिलोंग वाले में, और साउथ इंडिया वाले में मैं नहीं था सर आपके साथ में। उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा मूड चेंज किया, मैं ट्रैकिंग टूर्स में जाना शुरू किया मैंने। तो फिर उस वक्त जो अपना समर कैंप होता था ट्रैकिंग के लिए जून में, मैंने फिर धर्मशाला का और मनाली का अटेंड किया था, जिसमें मैंने जो हाईएस्ट पीक थी कुछ 5000 फीट की, मनाली की भृगु पीक, वो हम करके आए थे। तो सुपर्ब एक्सपीरियंस था सर। इवन सर एक चीज और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, याद क्या दिलाना चाहता हूँ, वो तो मैं खुद ही, मुझे याद आ रही है, क्योंकि आप तो वो खुद थी पर्सनालिटी। कि जब हम लोग चंडीगढ़ वाली प्रोग्राम के लिए जो गवर्नर साहब के सामने परफॉर्म करना था, उसके लिए हम तैयारी कर रहे थे, और उस वक्त हम सेकंड गेट पे जो एनेक्सी होती थी, उसमें आपने हम लोगों का ठहरने का इंतज़ाम रखा था। तो महावीर गुड्डू भी हमारे साथ में थे, और उन्होंने हमें जो डांस करवाया था उस वक्त में, तो वो उस वक्त बताते होते थे कि अरे ये अनूप लाठर है, जो चंद्रावल में थे, टांडो आ गयो, टांडो आ गयो। तो अब कमाल की बात ये थी कि एक तो उम्र भी वो वैसी थी, और उस वक्त में आपका जो गेटअप था फिल्म में, और जो रूबरू आप सामने जो दिखते थे खड़े हुए, साला कहीं कुछ मैच ही नहीं करता था। मैं क्या भाई, पता नहीं, देख। तो मैं गुड्डू को यही बोलता था, मैं क्या भाई साहब, मैं क्या, अपने को नहीं पता चंद्रावल में क्या था और क्या नहीं था, लेकिन जो आदमी आकर जो बात करे है ना, स्वाद आ जाए, मगर घीसा गल जाए जब आके बात करे, तो मका मन ने नहीं बेरा चंद्रावल में के करा के नहीं करा। मका हमने तो साले रुंडा कुंडा ही दिखा चंद्रावल के, और कुछ नहीं दिखता। शुक्रिया अनूप भाई, थैंक यू वेरी मच। हम तो क्या है कि टीवी में घुसे पड़े हैं, क्योंकि तूफान आ रहा है धीरे धीरे बॉम्बे की तरफ, तो उसी में ज़्यादा ध्यान हो रहा है, और सारा इधर उधर फ़ोन कर रहे हैं, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी का फ़ोन आ रहा है परिवार में। पर मज़ा आ गया आज, बहुत ही बढ़िया डिस्कशन हुआ, और कॉलेज लाइफ पे ख़त्म हुआ। मज़ा आ गया रियली। बहुत सारी बातें हैं करनी, अभी देखते हैं शाम को कुछ टाइम बचेगा तो अपन, अगर आपका मन होएगा तो अपन बैठ के थोड़ी सी दो चार सवाल ऐसे ही, जैसे कि अभी रामपाल बल्हरा जी ने एक वीडियो डाला था सुबह, कि कैसे, या कल संदीप ने भी यही वाला वीडियो डाला था शायद, उसके बारे में भी मुझे बात करनी थी। जो वल्गैरिटी इसके अंदर है वेब सीरीज़ में, जिस तरीके से भयंकर तरीके से वल्गैरिटी आ चुकी है, उस बारे में भी अपन को एज ए हरियाणवी सिनेमा में की, मतलब टीम के मेंबर की तरह हमको आपस में थोड़ा डिस्कस ज़रूर करना चाहिए, ड्रिलिंग करनी चाहिए थोड़ी सी, कि अपन क्या विचार हैं हमारे सबके। तो बस ठीक है, आप लंच कीजिए, हम सब लोग भी थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, और 5 बजे मिलते हैं। अगर आप फ्री होंगे तो ज़रूर फिर से मिलते हैं। संदीप, थैंक यू भाई, तुमने पूरा अच्छे से संभाल लिया बाद में आकर के, थैंक यू वेरी मच। और दूसरी तरफ ले गए पूरी, उसमें बहुत बढ़िया।
क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि अपन को, जैसे मैं हमेशा इंटरव्यूज में बोलता रहता हूँ, जैसे चाहे जात पात के बारे में हो या उसके बारे में हो, तो अपन एक तो कम से कम थोड़ा सा बात कर लें, उसमें टच करते हुए चले तो कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए मैं वो बार बार सवाल पूछ रहा था 2 बार के उस वक्त अगर ऐसा है और आज भी ऐसे हालात हैं तो हमको साला कैसे जिए इसको, कैसे, तो जिसके अंदर जो मान लो कट्टरता अगर किसी के अंदर भरी हुई है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे धर्म हो कोई, चाहे किसी के अंदर भी, तो उसमें वहन कर पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, एंड लंच करते हैं सब लोग, 5 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच अनूप भाई, थैंक यू सो मच। लाट साहब को मेरा नमस्कार। मैं बीच में किसी कार्यवश चला गया था, सुबह सुना और अभी भी जो ये सांस्कृतिक यात्रा है आपकी, बड़े मनोयोग के साथ सुन रहा हूँ। 2 बात पे मैं अभी तक आपकी जो ये सांस्कृतिक यात्रा, इस पे बात करूँगा। तो आपने ग्रुप की बात की कि बिल्कुल 100% आप बिल्कुल सही हैं। किसी ग्रुप में कभी इन्वॉल्व नहीं हुए आप। जहाँ भी आपको अच्छा लगा आपने किया। और इसी तरह मैंने भी आपका ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मैं लगभग 3-4 ग्रुप में फिल्म की हैं, लेकिन मेरे सामने कभी किसी ग्रुप ने किसी ग्रुप के बारे में कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। मेन तो 2 ही थे, अरविंद जी थे और क्या नाम है, जैन जी। कभी भी मेरे सामने ना जैन जी ने अरविंद जी के बारे में कोई बात की, ना अरविंद भाई ने जैन जी के बारे में। और यही जो आपकी साफ नीति जो थी कि किसी ग्रुप में आप इन्वॉल्व नहीं हुए, जहाँ भी ठीक लगा आप वहाँ के, इसके लिए मैं बहुत मन से आपकी तारीफ करता हूँ। चाहे चंद्रावल में चंद्रिया का रोल के हो या तेरा मेरा वादा में प्रिंसिपल का रोल हो, मैं मानता हूँ कि आपने हर रोल को जिया है। यशपाल जी, आपने थोड़ा सा एक सब्जेक्ट टच किया है, जाति का। केवल मैं एक ही बात कहूँगा कि जिस तन लागे सो जन जाने। लेकिन इसके विपरीत मैं बताऊँ आपको कि भाल सिंह भाई ने 1983 की बात है, 84 की, जब से छैल गैला जाएंगी बनी है, हम साथ आए हैं, उस दिन से लेके आज तक और आगे भविष्य में भी मुझे पूरा यकीन है, विश्वास की बात है कि उन्होंने मुझे बड़े भाई का सम्मान दिया है। घर के सदस्य की तरह उन्होंने मुझे सम्मान दिया है। और अभी ले लीजिए जगवीर राठी। मैं रिटायरमेंट के बाद मैं आपको क्या बताऊं कि किस रूप में एक बेटा अपने बाप की मदद नहीं कर सकता, जो जगवीर राठी ने मेरी मदद की है। अपने पिता तुल्य उसने मुझे सम्मान दिया है। बिल्कुल जनार्दन जी, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो एक व्यक्ति के सिर्फ विचार जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम जब किसी का इंटरव्यू लेते हैं या किसी की पर्सनैलिटी को निचोड़ते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो वह यही तो करते हैं कि आपके इसके बारे में क्या राय है, उसके बारे में क्या राय है। अभी जैसे मैंने पूछा है कि जो फिल्मों में वल्गैरिटी है उसके बारे में क्या राय है। ये सिर्फ आपको मैं बताऊं, आपने अपने एग्जाम्पल दिए सर। मुझे तो, मेरे तो घर ही 2 हैं दिल्ली में 2 घर हैं। इतने रिलेटिव हैं, उनके घर नहीं जाता हूँ। राजू मान जी के घर है मेरा, जहाँ मैं हमेशा रुकता हूँ, या रामपाल बलारा जी का घर है। मैं उसके अलावा कहीं जाता ही नहीं हूँ दिल्ली में, आप सोचिए। मैं और अपने यूनिट में भी, चाहे दादा लक्ष्मी फिल्म के अंदर हो, मुझे तो ये भी नहीं पता। अब ये तो धीरे धीरे अभी इनके साथ रह करके मालूम पड़ा धीरे धीरे कि कौन क्या है। सरनेम से मुझे कभी आज तक नहीं मालूम पड़ा कि कौन क्या है, कौन सी जाति का है, कौन सा। लेकिन ये हमारे समाज को, हमारे हरियाणा में ये बहुत बड़ा ना हो जाए, तो कम से कम कुछ बुद्धिजीवी लोग या कुछ समझदार लोग आपस में एक दूसरे को अपने आप में क्लियर हो। कल को मैं अपने बड़े भाई पे गर्व कर सकूं। और मैं अनूप लाठर जी ने भी हमेशा उनके घर भी जाया, मैं खाना भी खाया हूं। मैं कभी आज तक ऐसा सोचा ही नहीं
छोटे भाई की तरह उन्होंने हमेशा प्यार किया है और सलाह दी है और हमेशा बातचीत की है। और कभी भी आज तक मुझे लगा ही नहीं, कोई भी ऐसी बात ही नहीं है सर। आप बिल्कुल उसको अन्यथा ना लें। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप कर दिया, जैसे कुछ गलत पूछ लिया कुछ। ऐसा नहीं है। हमको फिर ऐसा हो जाएगा कि अच्छा आपने क्या किया, अच्छा आपने क्या किया, वो बताते रहेंगे सामने वाले और हम बोलते रहे वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है करके, और हम इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, लाइफ के बारे में जान लिया। ऐसा नहीं होता है सर। मैंने भी बड़े बड़े लोगों के साथ इंटरव्यूज किए हैं, इवन नसीरुद्दीन शाह के साथ भी किया है। उसमें हर टाइप का इमोशन होता है, उसके उतार चढ़ाव होते हैं, उस कई बार इमोशनल हो जाता है बंदा बात करते करते, कई बार बहुत हंसते हंसते बात याद करता है। जीवन जैसे होता है, एक फिल्म जैसे होती है, वैसे ही एक ये होती है कहानी की तरह अपना इंटरव्यू या इस तरीके से किसी के बारे में जानना, यही होता है। तो क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कोई गलत बात की हो तो, लेकिन आई एम वेरी क्लियर कि व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट इज माय इंटेंशन। कोई भी इंटेंशन शुड बी क्लियर, और उसमें कहीं गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसमें कहीं भी दोगलापन नहीं होना चाहिए। और वैसा मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे ग्रुप में ऐसे लोग ही नहीं है कोई, तो हम आपस में क्यों ना हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हुए चले, बातचीत करें, ताकि हमसे छोटे जो सुनने वाले हैं उनको भी तो 10 बातें पता चलती है हमसे ना। तो चलिए ठीक है। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहें सर। आपका अनुज हूँ, और सबका जितने भी लोग हैं सब बड़ों का कभी भी ना तो कोई मंशा होगी, ना ही कभी गलत इंटेंशन होगी। तो बिल्कुल सही दिशा में ही जाएंगे, चिंता मत कीजिए आप सर। थैंक यू सो मच जनार्दन भाई, पर अच्छा किया आपने आपने बोल दिया और आपने शेयर कर लिया। थैंक यू सो मच। हाँ, अनूप लाठर जी के साथ भी और भी कई लोगों ने काम किया है, जैसे राजू भाई हैं, रामपाल जी ने तो शुरुआत की थी और पूछा था बहुत अच्छे से। और भी अगर कोई ओपी हरियाणवी जी हैं, कोई भी है, राजेश राठौर, राजेश बख्शी जी हैं, जो बाकी आप लोग भी जो अगर कुछ बात करना चाहें या पूछना चाहें सवाल, तो मोस्ट वेलकम है सर। 5 बजे के बाद एनी टाइम। थैंक यू सो मच। बिल्कुल नहीं यशपाल जी, मेरा तात्पर्य कुछ और था। डॉक्टर अनूप लाठर जी ने एक बात कही थी कि जिस ग्रेड में वो लगे थे उसी में रिटायर हो गए। और जो मैंने कहा कि जिस तन लागे वो जन जाने, कुछ इस तरह की वो उक्ति कही थी, तो मेरा वो मतलब था। आपके ऊपर इस तरह की कोई, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं कैसे, मतलब आप, बल्कि अन्यथा अन्यथा जो है ना, हमें नहीं लेनी ये बात। मैं तो सिंपली ये बात थी कि राजनीति में चलती हैं, हो सकती हैं और चल भी रही हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, लेकिन हर फिल्म में मैंने एक और बता रहा हूँ, हरि सिंह मलिक जी हुए हैं, ये राजू मान रहे, रामपाल भाई रहे, बहुत से ऐसे कलाकार हैं। कला जगत में ये बात नहीं है, और अभी तक मेरा मन मान रहा है कि ये बात बिल्कुल नहीं है और ना ही आगे होगी। और आप इस पे ज्यादा जोर ना दें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं इस पे। आप और इस तरह की बात कर सकते हैं क्या? कभी सपने में भी नहीं सोच सकता मैं। ये मान करके चले, केवल जो मन में व्यथा लाठर जी की आई ना कि वैसे शुरू में एक आदमी जहां से लगे और उस पे आ जाए, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ रहा है सर्विस में। तो मेरे मन में भी हैं वो बातें, लेकिन वो अलग सी बातें हैं, सर्विस की बातें हैं। ये नहीं कि कला जगत में इस तरह की, मेरे सामने इस तरह की कोई कभी बात नहीं आई है। और जहां भी जैसे आप रहे हैं वैसे ही मैं रहा हूं। मेरा और आपका इस मामले में मानना बिल्कुल एक है, हम अलग नहीं है इस मामले में। आई थिंक लाठर साहब, वो जो कुरुक्षेत्र से जिसने फिल्म बनाई थी, या मेरे ख्याल से कंप्लीट नहीं हुई थी, उन प्रोड्यूसर का नाम था रामलाल भट्ट, मेरे ख्याल से। नमस्कार अनूप जी, स्वागत, दोबारा से स्वागत आपका फिर से। कमाल का सेशन रहा
और सबसे बड़ी बात, आज आपने एक नई परंपरा शुरू कर दी है जो कि कमाल की लगी मुझे, तो कम से कम सच बता रहा हूँ। जैसे बीच में फ्लो टूटता था बातचीत का बार बार, और बीच बीच में आकर के हम लोग कुछ सवाल पूछते थे, कोई अलग, तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता था। लेकिन 1 to 1 जैसे आज संदीप का और आपका चला, वो बहुत बढ़िया था। जैसे 1 to 1 चले ताकि बीच में वो ना हो कोई, और फ्लो अच्छा हो। और लेकिन उससे पहले जो आपने लगातार जो अपनी लाइफ के बारे में और रत्नावली के बारे में और उसके संदर्भ में जितना भी बोला, वो अपने आप में एक मिसाल है सर। और मैं तो चाहता हूं कि ऐसे ही हो तो ज़्यादा अच्छा है कि पहले हम क्या क्या कहना चाहते हैं अपने बारे में, वो पहले बता देना सारा पूरा, फिर उसके बाद सवाल जवाब होते रहे। लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया था आपका, और कुदरती आया या इंटेंशनली आया मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बढ़िया था। तो उसको हम बरकरार रखेंगे जब अगर कोई इस बारे में चाहता है कि ऐसे ही बोलना, तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें हमने सुनी, और आपका कॉलेज टाइम में भी, पूरे यूथ फेस्टिवल के टाइम में भी हम चले गए आपको और संदीप को सुन करके। बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा। और जात पात के बारे में भी सब चीज़ें आपने बातें की, हर बारे में कोई भी ऐसा छूटा नहीं। फिल्मों के बारे में भी आपने अच्छे से जितना हुआ। अभी खैर, अगर आप अपने आप से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं कि जो इंटरेस्टिंग हो, आपको लगे, तो ठीक है। वरना मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि जैसे एक वीडियो भी रामपाल जी ने और संदीप ने डाला था, तो उसमें क्या था कि एक आर्मी मैन जो बिल्कुल सही कमाल की बातें कर रहा था कि एकता कपूर पर डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहा था, क्योंकि वो जिस तरीके के रिश्तों में बेकार चीज़ें दिखा रहे हैं, कि मतलब भतीजी के साथ सेक्स, कभी किसी के साथ, कभी बहन के साथ, कभी मुंह बोली, और कभी रिश्तों को तार तार किया जा रहा है। और एक आर्मी वाला अगर अपनी ड्यूटी पे गया तो पीछे से वो आर्मी वाले की जो वाइफ है वो किसी को बुला के घर पे सेक्स करती है। इस तरीके की चीज़ें दिखा रहे हैं। और सेक्रेड गेम और मिर्ज़ापुर में जिस तरीके की गंदगी दिखाई है, हालांकि मेरे दोस्त हैं उसमें सारे, चाहे डायरेक्टर हों चाहे वो एक्टर्स हों, सारे मेरे मित्र हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं। लेकिन मैं बिल्कुल उस फेवर में नहीं हूँ जिस तरीके गंदगी दिखाई गई है। क्योंकि थोड़ा बहुत तो जैसे पाताल लोक है, वो उसके लिए तो मैं बिल्कुल राजी हूँ कि उसमें, क्योंकि लगता ही नहीं कि गालियाँ हैं छिटपुट छिटपुट, जो क्योंकि वो कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग चल रही होती है कि उस पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन सेक्रेट गेम मिर्जापुर में जानबूझ के वायलेंस को मतलब ग्लैमराइज किया गया है, और सेक्स को ग्लैमराइज किया गया है। वो आपके हिसाब से कितना सही है आज की जनरेशन के लिए, कितना खतरनाक है? प्लीज़ आप अगर उस बारे में कुछ बोलना चाहें तो। वरना अगर आप पहले कुछ और शेयर करना चाहते हैं अपने जीवन का, तो प्लीज़ मोस्ट वेलकम। तो जी जनार्दन जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वी आर ऑन द सेम लाइन, तो हमको इस बात को तूल देना ही नहीं चाहिए। और बात, लेकिन मेरी अनूप जी से बात हुई तो इस बारे में हम, क्योंकि समझदार लोग हैं, तो हम ऐसा नहीं कि हम छुप के जा रहे हैं, बगल से जा रहे हैं, ऐसा ना हो। इसलिए थोड़ा सा बात करते करते चलते हैं, क्योंकि ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं। हमारी यंग जनरेशन भी वो तो सारी समझदार हो चुकी है, तो वो फिर वही हम सोचेंगे, हमारे सीनियर लोग ही जब इस तरीके से हर प्रॉब्लम को अपने साइड के बिस्तर के नीचे रख के जा रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारे हाथ में अभी डोर है, तो हम चलाएं उस तरीके से जिस तरीके से हम सब लोग चाहते हैं। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंता न करें सर, कहीं आउट ऑफ द वे बात जाएगी ही नहीं। थैंक यू सो मच जनार्दन जी। थैंक यू वेरी मच सर। प्रश्न के उत्तर भी मिल गए और सब कुछ। उसको अभी आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने एक पूछा, शायद अभी आपने पढ़ा होगा, क्योंकि वो आपसे बाद में थोड़ा लंबा मैसेज था, तो बाद में आया शायद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा अनूप जी आपने। एकता कपूर जैसे लोगों का ज़मीन से या एहसासों से, रिश्तों से कुछ लेना देना है नहीं ज़्यादा। जिस तरीके से उसको दिखा रही हैं आजकल, सिर्फ उनको पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, किसी भी तरीके से कोई भी किसको क्या चाहिए। अरे हमको अगर सेक्स देखना है तो बहुत सारी पोर्न फिल्में हैं। की क्या कमी है पोर्न फिल्मों की? गूगल में सर्च करो, यूट्यूब में सर्च करो, सब कुछ है।
तो फिर हम वेब सीरीज, सिनेमा, सीरियल इनको क्यों खराब करें? और ये बहुत बड़ी हमारी जिम्मेवारी है एज ए फिल्म मेकर कि मैं तो ये हमेशा से कहता आया हूँ कि एज ए फिल्म मेकर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस टाइप का वेब सीरीज होना चाहिए, उसमें कितने हद तक गालियाँ या सेक्स या वायलेंस होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर में वो लड़की जो है, बहू जो है घर की, वो अपने ससुर जी के साथ सोती है, ससुर जी उनके साथ सोते हैं, मतलब क्योंकि अगर पति नहीं बच्चा पैदा कर पा रहा तो ससुर जी करेंगे ताकि वो खून इन्हीं का ही रहे। अजीब अजीब से लॉजिक दिखा करके अजीब अजीब से रिलेशनशिप है। लेकिन खैर मैं ये कह रहा हूँ, और वायलेंस को भी बहुत हाईलाइट किया गया, खून इतना ज़्यादा, और मार मार के, मतलब जब तक खून से लथपथ ना हो जाए कुछ तब तक उनको मज़ा ही नहीं आता है। कई कई चीज़ें हैं जो ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं। मतलब ये पाताल लोक एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, माइंड ब्लोइंग। कितनी गालियाँ चाहिए, थोड़ी बहुत जितनी चाहिए उतनी हैं, पर फालतू की नहीं है, बहुत ग्लैमराइज नहीं किया गया वायलेंस को भी और इनको भी। और स्टोरी एकदम से टनाटन जाती है, इसलिए नहीं कि हमारा भाई है जयदीप उसमें, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए कि वो वाकई में कमाल की कहानी है, कमाल के तरीके से बुनी हुई है। और एक वेब सीरीज़ किस तरीके की होनी चाहिए, उसमें बहुत कुछ है, सब कुछ है। पंचायत एक वेब सीरीज़ है, खैर वो कुछ ज़्यादा ही स्लो है, पर है एक अलग उसकी खूबसूरती। और भी हैं, मतलब ये नहीं कि मैं इसी की सिर्फ बात कर, हाँ, ए फैमिली मैन अपने आप में बहुत कमाल का है, मनोज वाजपेयी का तो है, बहुत कुछ है। लेकिन इनको सिर्फ पता नहीं क्यों क्या, ये तो मैं तो हैरान हूँ। और मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करूँगा इन चीज़ों को। मैं तो एकता कपूर के 3 वेब सीरीज मना कर चुका हूँ, और पैसा 3 गुना मांग करके, ताकि पैसा वजह बन जाए। और साफ ये भी बोला है मैंने कि ये कहानी में अगर ये है तो मैं नहीं करूँगा इस तरीके का। ये तो ठीक है, अपना अपना चॉइस है। चलिए, लेकिन आपने बहुत सही से जवाब दिया, और हमको इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है कि हमको अपने हरियाणवी सिनेमा में कितना किस हद तक जाना है, वो बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल रामलीला करनी है या रामायण महाभारत की तरह हमको भाषा यूज़ करनी है और उस तरीके से, लेकिन हमको किस हद तक मनोरंजन को हम परोस सकते हैं, एक्चुअली वी शुड अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल। ये मकसद यही था इस बात करने का। जी जी। और इवन जात पात वाला भी जो आपने बोला, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया है उसका। और इतना, जिसके घर में ही ऐसा हो, आपसे तो कभी उम्मीद ही नहीं। मैं तो आगे आने वाले समय में सिनेमा में या हमारे सोसाइटी में आगे हमारे साथ हम इस तरीके का कुछ ऐसा ना करें, कुछ ऐसा ना हो, हमारा मकसद यही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर, आपने एक बार छोटा सा जिक्र किया था, लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, कि कौन सा साहित्यकार ऐसा है जो हमारे इसमें नहीं आया साहित्य चर्चा में। वो साहित्य की जो बैठकी होती थी आपकी, वो क्या थी और क्यों थी और किन मुद्दों पर चर्चाएं होती थी? बहुत, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है वो। अगर आप उस बारे में कुछ प्रकाश डाल सके तो। थैंक यू सो मच। लाटर साहब नमस्कार। भाई साहब, आज सुबह से जो ज्ञान की गंगा आप आइफा परिवार को दे रहे हैं, और जितना गजब का अनुभव आपने साझा किया हमारे साथ, सुन के बड़ा मज़ा आ गया। और वास्तव में आपने जिस दौर को महसूस किया है और दौर की जिन विडंबनाओं को चीर के आप यहाँ तक पहुँचे हैं, वो काबिल तारीफ़ है, सैल्यूट है आपको। आदरणीय, मेरा एक छोटा सा सवाल है। वो सवाल ये है कि मैं विशेष तौर पे ना इस चीज़ में ज़्यादा विश्वास रखूँ, एक्सपेरिमेंटल में। तो हरियाणा का जिक्र चला है, हरियाणा में कला, संस्कृति, साहित्य है, रंगमंच, सिनेमा, इन चीज़ों में, विशेष तौर पे साहित्य में और रंगमंच में हरियाणवी को लेकर और क्या क्या एक्सपेरिमेंटल किए जा सकते हैं? किस प्रकार, मतलब यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के कलाकार और कितना ज़्यादा बाहर की संस्कृतियों को सहेज कर हरियाणवी में ट्रांसलेट कर सके हैं, और कितना ज़्यादा वो कर सकें, इस दिशा में आपका क्या मानना है? सर नमस्कार, और जितने भी ग्रुप में हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सर, आपने जो ये बात कही है उसका सबसे बड़ा उदाहरण है शोले फिल्म, जो पूरी बम ब्लास्ट, गोला बारूद इसके ऊपर बनी है, लेकिन पूरी फिल्म में कहीं पे खून की एक बूंद भी नहीं दिखाई।
यानी कि सब कुछ दिखा दिया मगर कुछ भी नहीं दिखाया। इसके ऐसी ही फिल्में बननी चाहिए जिसमें सब कुछ हो, क्लियर हो जाए, लेकिन कुछ भी ना हो। थैंक यू। लाठर साहब, ये तो कमाल का काम है। मतलब ये साहित्यिक कार्यशाला है, आज इसकी बहुत ज़रूरत है हरियाणा के अंदर, क्योंकि साहित्य तो धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा है। साहित्य के प्रति रुझान भी खत्म होता जा रहा है बहुत कम लोगों में। तो आप उस वक्त ये करते थे, मतलब सैल्यूट टू यू सर। देख लीजिए आप, ये वीएम बेचैन ने कुछ पूछा है, एक बार उस पर चलते हैं। थैंक यू सो मच। बल्लू, हमारी फिल्मों में बहुत ताकत है और हमारे पास बहुत कुछ है साहित्य के नाम पर। मैं बता रहा हूँ, माजिद मजीदी की फिल्म है बारान। बारान मतलब बारिश, और उसमें एक लव स्टोरी है, लेकिन पूरी फिल्म के एंड तक प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। इतनी खूबसूरत फिल्म है वो। मतलब चिल्ड्रन ऑफ हेवन का जो डायरेक्टर है, तो चिल्ड्रन ऑफ हेवन तो देखी है, मुझे याद है कि कुरुक्षेत्र में, लेकिन उसी डायरेक्टर की ये फिल्म है। हमने अभी एक फिल्म की थी करीम मोहम्मद, जो आतंकवाद के ऊपर थी, लेकिन कहीं भी एक बम और गोली लगी हुई खून की एक बूंद तक नहीं दिखाई पवन शर्मा ने। थ्री इडियट्स जैसी फिल्में हैं यार, कमाल कमाल की। रंग दे बसंती जैसी फिल्में हैं, इसमें जहाँ जितनी ज़रूरत है उतना वायलेंस है, जितना ज़रूरत है सब कुछ है, और कमाल कमाल की फिल्में रही हैं हमारे इसमें। तो हर ये जो सेक्स है, ओवर द टॉप जाके दिखाना, मतलब अजीब अजीब से रिश्ते दिखाना, हम अपनी जनरेशन को क्या दे रहे हैं? कल को निर्भया कांड होता है तो फिर हम बोलते हैं, मोमबत्ती लेके जाते हैं। अरे पहले पछता रहे, मतलब बड़े बड़े स्टार तक भी, करीना कपूर तक भी, लोग यहाँ कटरीना कैफ तक भी आइटम सॉन्ग करती है, तब उनको समझ में नहीं आता। जब ये बड़े बड़े स्टार लोग, बड़ा कौन सी फिल्म थी वो, इसकी ग्रैंड मस्ती टाइप फिल्में, क्या कूल हैं हम टाइप फिल्में बनाते हैं, डबल मीनिंग की, डायलॉग की, और हम सेंसर में पास भी कर देते हैं। और हमारी यंग जनरेशन पर क्या असर पड़ता है और किस तरीके से वो उसको लेती है, उनको समझ में नहीं आती है क्या? क्या फिल्म मेकर पागल हैं क्या? ये बड़े बड़े जो अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये बैठे हैं, जो क्या इनको, क्या ये चाहें तो क्या चेंज नहीं हो सकता? ये सब कुछ बदलाव नहीं आ सकता? लाठर साहब, आपने ये जो काम किया है और जिस बारे में अभी बोला है, थोड़ी देर तक बोल रहे हैं जब से, ये कार्यशाला के बारे में साहित्यिक, ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी कदम है, और जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये और भी क्रांतिकारी है। मैं कसम से कह रहा हूँ, मतलब काश ये चलती हो अभी, और चलती हो और सही रूप में चलती हो। मतलब ये भी ज़रूरी है कि कौन हैंडल कर रहा है, कैसे हैंडल कर रहा है, किन को बुला रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, हम यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अवार्ड ले चुके होते हैं प्रदेश के अंदर, है ना, ये, लेकिन बाहर कोई पूछता भी नहीं है उसको। ये बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम बिल्कुल अपने कूप मंडूक की तरह अपने प्रदेश के अंदर अब वो गुम रहना चाहते हैं, जबकि हमको इंटरनेशनली सोचना चाहिए सर, सोचना चाहिए। हम कब तक हरियाणवी सिनेमा को केरला में कोई नहीं जानता, लेकिन मलयालम सिनेमा को हम यहाँ जानते हैं। अगर, और जो भी कम से कम पढ़े लिखे लोग होंगे वो सारे तरह का सिनेमा, क्योंकि जितना अच्छा सिनेमा है, मराठी सिनेमा इतना तरक्की कर चुका है, हम क्यों इतना पीछे हैं? क्योंकि हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि बस हो गया है। और मेरी वाइफ ने कुछ कविताएं लिखी थी, तो गुलजार साहब के पास मैं बैठा था उनके घर पे एक दिन, तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरी वाइफ ने कविताएं लिखी हैं 80-70-80, तो वो ना किताब छपवाना चाहती है, तो आप उसकी शुरुआत में कुछ लिख देंगे? बोला नहीं लिखूंगा। बोला मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूँगा। मैंने कहा कैसे? बोला अभी कविता जो है, कहानियाँ जो है, वो अंदर कलेजे चीर के निकलती हैं आपका। वो जब तक थोड़ी तड़प ना हो अंदर से, मतलब कुलबुलाहट ना हो, कैसे राइटिंग हो जाती है? आप इतनी जल्दी राइटर बनना चाहते हो कि फटाफट फटाफट एक किताब छपवा दो, एक किसी से बड़े आदमी से लिखवा दो, बस हो गया, और उसके बाद फिर बंटाधार। बोले आगे बढ़ना चाहिए, आग पे चलने दो, करने दो, तकलीफ झेलने दो, थोड़ी आने दो। क्या इतनी ज़रूरत जल्दी पड़ी है तक किताब छपवाने की?
तो मैंने उसके बाद उनको कुछ बोला नहीं। उनके ये विचार हो सकते हैं, सबके नहीं हो सकता है, किसी को बूस्टअप करने के लिए हम लोग कर भी देते हैं ऐसा, लेकिन उनकी बात में कहीं दम था, अगर अगर डीपली सोचा जाए तो थैंक यू वेरी मच। ये आपने जो साहित्यिक, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप मौका देते थे बोलने का और उसको तैयार करते थे 5 दिन के अंदर ही कि वो कहीं भी खड़ा होकर बोल सकता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है सर। और मैं भी अपने पूरे ग्रुप में अपने सब लोगों को ये एक बार बोलता हूँ एक बात कि आप प्लीज़ आगे आइए। जिसका भी, जैसे आज अनूप लाठर जी के साथ बातचीत थी, तो आप वॉलंटियरली आप आइए सामने कि आज उनके साथ बातचीत मैं करूँगा। तो संदीप है, मैं हैं, हम तो हैं, वीएम बेचैन हैं, हम तो हैं ही, लेकिन आप लोग कोई कोई वॉलंटियरली आओ, प्लीज़ आओ। और अगर आप ठीक चल रहा होगा तो हम बीच में आएंगे भी नहीं, या जब कोई सवाल पूछना होगा स्पेशल तभी आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग भी आइए। ये मंच इसीलिए है ताकि जो भी, जिसके अंदर भी थोड़ा सा भी झिझक है या शर्म है या लोग क्या कहेंगे या पता नहीं क्या सोचेंगे, गलती तो नहीं हो जाएगी, ये जो वाली भावना है, ये अगर है तो इसको दूर इसी मंच पे कर सकते हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, आप चिंता मत कीजिए यारों। मिलजुल के बढ़ना है, इसीलिए अनूप लाठर जी थैंक यू सो मच। जिस तरीके से आपने इस साहित्यिक चर्चा कार्यशाला का बताया है, अपने आप में बहुत ही कमाल है। और अगर आपको लगे कि इसमें जैसे कि आपने जितने भी नाम लिए, नीलय उपाध्याय मेरे दोस्त हैं, संगम पांडे जी को मैं जानता हूँ, नामवर सिंह जी से मैं मिला हूँ, और काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं सर सारे, ये तो मानना पड़ेगा, असगर वजाहत वगैरह सब। ये तो चलिए, बहुत अच्छा लगा ये कि अगर आप इस बारे में कुछ और भी डिटेल में बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बोल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक ट्रेनिंग हमारे लिए हो जाएगी। तो अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्योंकि अब ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है सर, ये रियली। लाठर सर, कमाल कमाल कमाल। ये जो आपने साहित्यिक वर्कशॉप के बारे में बताया है, सच में मतलब गदगद हो गया हूँ। इतनी मेहनत स्टूडेंट्स पे, वाओ, सुपर्ब सर, सुपर्ब सुपर्ब सर। बिल्कुल, आपकी जो बात है, हमें अपनी संस्कृति के दरवाजे खुले रखने चाहिए। ये जो बात पे चले, उन्होंने भाषण दिया, ये वाकई हम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है। सच में हमें भी एक सीख मिली है कि अगर आप अपनी डगर पे हो और सही हो तो कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। कर्मों से ही, अपने कर्म करके ही हम हरा सकते हैं। सामने वाले की लकीर को छोटी करनी हो तो अपनी लकीर बड़ी कर दो। ये बहुत बड़ी सीख आपसे मिली। थैंक यू वेरी मच अनूप जी, थैंक यू वेरी मच रियली। आपकी पॉपुलैरिटी तो हमें पता चली जब हमने ऑडिशन लिए थे। आपके स्टूडेंट्स थे सारे, कई लोगों ने आपके नाम लिए थे कि हम अनूप जी के अंडर में काम किया हुआ है। बहुत बहुत लोग थे ऐसे, बहुत स्टूडेंट्स थे। आगे कुछ प्लानिंग है आपकी, मतलब अगर आप के मन में कुछ हो बात शेयर करने का, कि अगर आपको कुछ करना है जीवन में कि ये मेरा सपना है, या एक्टिंग स्कूल, या हरियाणवी संस्कृति का कोई स्कूल या कोई खोलना हो, या उस तरीके से आपको क्या क्या आपकी कुछ हैं जीवन में कि जो भी मंशाएं हों, आप शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर, मोस्ट वेलकम सर। और बाकी लोग भी, जनार्दन भाई, राजू भाई, रामपाल भाई, आप भी, सब लोग जो भी हैं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, आप भी अपना कुछ साथ में जोड़ना चाहें या पूछना चाहें, प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। एनीबॉडी एल्स इन द ग्रुप। लाठर सर, मुझे थोड़ा सा ध्यान आ रहा है कि जैसे हरियाणवी पॉप का आपने जो अभी जिक्र किया, तो ये कुछ 80s में भी एक बार आपने शुरू किया था ना, यूथ फेस्टिवल में या फिर हरियाणा डे पे मेरे ख्याल से। प्लीज़ वो भी कुछ बताओ ना आप। लाठर सर, सच में आज मतलब दिल इतना खुश है कि आपसे जो एक इंस्पिरेशन थी, आप जो मेरे लिए एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी थे आप कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस में,
आज आपका पूरी यात्रा जो आपकी एज प्रोफेशनल मतलब जो भी एज अ टीचर आपकी जो रही है, वो सुन के कसम से ऐसा आभास हो रहा है कि आज तक ना तो कभी किसी आईएएस ऑफिसर के बारे में ऐसा सुना है, ना किसी आईपीएस ऑफिसर के बारे में सुना है, ना किसी मंत्री संतरी के बारे में कि जिसने अपने एक कार्यकाल में कि एक ही स्टेशन पे रहना बिना प्रमोशन के इतना कुछ कर दिया, इतना कुछ कर दिया कि मतलब सुबह से यही एक एक चीज निकलती आ रही है, निकलती आ रही है, निकलती आ रही है, और चैलेंजेस के साथ में। क्योंकि मुझे खुद मालूम है कि जितना भी स्टूडेंट लाइफ में हम रहे हैं अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ की जो एक्टिविटीज़ होती थी, मालूम है कि कैसे सरकारी महकमे में चीज़ें अप्रूव करवानी पड़ती है। सरकार का हिस्सा होते हुए भी आपको अप्रूवल के लिए मारामारी होती हैं, क्योंकि साथ के भी लोग होते हैं जो आपकी टांग खिंचाई करने पे लगे होते हैं, आपको बदनाम करने पे लगे होते हैं। कैसे न कैसे कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाया जा सकता है, लेकिन उस सारी दलदल के बावजूद भी सच में जो कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, आज सच में मुझे वैसा आभास हो रहा है कि सर आपने बहुत बहुत कुछ किया है। कमाल सर, सच में बहुत मज़ा आ गया आपकी ये यात्रा सुन के, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सच में सब नहीं बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच अनूप जी, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ कैरी ऑन। आप अपनी रूटीन में जा सकते हैं, क्योंकि अगर हो तो फिर कभी कर लेंगे, कोई बात नहीं। कौन सी ज़िंदगी ख़त्म होती, बातें अधूरी रहना बहुत ज़रूरी होता है कि दोबारा से फिर से बात हो सके। थैंक यू सो मच। बहुत ही इंस्पायरिंग डे रहा आज का, और बहुत प्रैक्टिकल बातें और सब कुछ, बहुत कुछ पता चला, क्रिएटिव बातें, सब कुछ। थैंक यू सो मच आपको शेयर करने के लिए। थैंक यू संदीप, थैंक यू वीएम बेचैन जी, थैंक यू जनार्दन जी, थैंक यू रामपाल जी। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। दोस्तों, इस हरियाणवी सिनेमा ग्रुप के सारे दोस्तों, सच में मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बहुत खुश नसीब हैं हम, कि मेरे ख्याल से हर कोई अपनी ज़िंदगी में जब से ये व्हाट्सएप आए हैं, जब से ये ग्रुप बनने शुरू हुए हैं, मेरे ख्याल से हर कोई 40-50 ग्रुपों में होगा। लेकिन सच में पिछले 10-12 दिनों से ये महसूस हो रहा है कि ये जो ग्रुप है और जिसका हम सही में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लॉकडाउन के टाइम में हमारा एक सहभागी बना है, हमारा साथी बना है, कमाल है। मतलब साला, ना तो मैंने आज तक और जिन 30-40 ग्रुप्स में मैं हूँ कभी इस तरीके की डिस्कशंस हमने सुनी है, ना कभी पार्टिसिपेट किया है, ना कभी ऐसी अननोन पर्सनालिटीज़ के साथ में हम जुड़े, मिले उनसे, कि अनूप लाठर सर का जैसे आज का जो हमारा सेशन रहा, 84 से 85 से मैं उनको जानता हूँ, और ऐसा कोई टाइम नहीं गया कि जब अनूप लाठर सर के बारे में ना दिमाग में आता हो, जब भी हम किसी भी कल्चर की बात करें, कुछ भी करें। लेकिन आज उनकी यात्रा जो सुनी है, वो सच में गदगद कर देने वाली है, जो अनूप लाठर सर को जानते हैं, जिनका उनसे वास्ता रहा है। और कल भी जैसे हम सखी जी के साथ में लीला जी के बारे में जाना, हमने लीला जी के बारे में बहुत कुछ सुनते थे, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई उनसे, कभी मिले नहीं उनसे। जनार्दन सर हैं, उस दिन राजू मान जी से बात हुई, या उस दिन राजेंद्र भाटिया जी और त्रिखा साहब के बारे में जो हमने बातें सुनी हैं, उनकी चर्चा सुनी है, सच में ये एक बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस है मेरे लिए तो, कि घर बैठे हम इतनी नॉलेज पा रहे हैं कि हर कोई इंसान अपनी किसी न किसी विधा में जुड़ा हुआ है, और उनसे हम वो चीज़ें सीख रहे हैं। हम देख नहीं रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, और कैसे उन चीज़ों को, उन बातों को, उनके एक्सपीरियंसेस को अपनी ज़िंदगी के साथ रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वो उससे कहीं ना कहीं वो भी एक लाइफ में प्रोग्रेशन है।
एंड थैंक यू सो मच। मैं रियली आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा इतना अच्छा यूटिलाइजेशन हो रहा है टाइम का और इतनी चीज़ें जानने को मिल रही हैं हरियाणा के बारे में। सुपर्ब सुपर्ब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस, गॉड ब्लेस अस। जी जी संदीप भाई, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। और सच बताऊं तो जितने भी ग्रुपों से हम जुड़े हुए हैं उन सभी ग्रुपों में से ये ग्रुप एक ऐसा गजब का सोने का ग्रुप लग रहा है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भाई इस ग्रुप में अगर कोई आएगा तो ये उसका चार्ज लगेगा, यूँ नहीं भाई, उसमें बाकायदा एडमिशन फीस देनी पड़ेगी। क्या गजब की जो शख्सियतें हैं और जो उनके अपने अनुभव हैं, वास्तव में बहुत गजब का। और सभी मतलब सोने पे सुहागा, नेले पे देले। जितने भी आज तक के इंटरव्यू हैं उनमें सब में मज़ा आया और रोज़ाना जो मज़ा है वो और दुगना दुगना बढ़ता जाने लग रहा है। और आज तो लाठर जी ने कमाल कर दिया, हाँ गजब का कमाल कर दिया। सैल्यूट है लाठर साहब को और सैल्यूट है भाई यशपाल शर्मा जी को, जिन्होंने एक ऐसा गजब का सुनहरा अवसर दे रखा है, एक ऐसा स्पेस तैयार कर रखा है हम सब के लिए, जहां हम अपना जितना ज़्यादा ज्ञान रोज़ाना बढ़ावा हाँ वो कम पड़े है और ज्ञान बढ़ता ही जाने लग रहा है। थैंक यू भाई साहब। हाइफा के अध्यक्ष श्री यशपाल शर्मा जी को मेरा प्रणाम। आज के होस्ट श्री अनूप लाठर जी को मेरा नमन। अन्य सभी हाइफा के गणमान्य सदस्यों को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद और नमस्कार। 4 बजे के करीब भाई यशपाल जी ने अपने एक वॉइस मैसेज में मेरी ओर इशारा किया कि ओपी हरियाणवी कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, अनूप लाठर जी के साथ अपना कोई अनुभव बताना चाहें तो वो भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं दिन में बहुत व्यस्त रहा, उसके बाद फिर भी मैंने आदरणीय अनूप लाठर जी के सारे ऑडियो सुने। ज़्यादा कितना भी कह लो, कई दिन ख़त्म हो जाएंगे। मेरा अनूप लाठर जी से परिचय बहुत लेट हुआ। इनका नाम तो बहुत सुना था कि ये बहुत ही गज़ब की पर्सनैलिटी हैं हरियाणा साहित्य में, लेकिन मेरा इनके साथ मुलाकात के साथ बातचीत जो हुई वो एक बार रत्नावली प्रोग्राम में दिल्ली से कुरुक्षेत्र मुझे भी जाना था। हरविंदर राणा जी का न्योता मेरे पास आया था। रामपाल बल्हारा जी ने, जो मेरे छोटे भाई की तरह बहुत आदर करते हैं, मेरा ध्यान रखते हैं, उन्होंने अनूप लाठर जी की ड्यूटी लगा दी कि ओपी हरियाणवी को कुरुक्षेत्र लेके जाना है। तो वो दिन मेरे लिए बड़ा सौभाग्यशाली था। दिल्ली मधुबन चौक पर हमारे टाइम फिक्स हो गया। अनूप लाठर जी उसी टाइम पर वहाँ पहुँच गए और मैं भी पहुँच गया। और वो 3-4 घंटे का जो सफ़र था दिल्ली से कुरुक्षेत्र के बीच में, वो वार्तालाप के रूप में अनूप लाठर जी के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। वहाँ पर मैंने भी अपनी कुछ बातें की, गीतों के बारे में, फिल्मों के बारे में, और अनूप लाठर जी की कई ऐसी बातें जिनको मुझे पता नहीं था, लेकिन एहसास तो था लेकिन पता नहीं था। उस दिन जानकारी मिली और उस दिन को मैं बड़ा भाग्यशाली दिन मानता हूँ कि वहाँ तक का सफ़र मैंने अनूप लाठर जी के साथ तय किया। उसके बाद दोबारा सैल्यूट फिल्म में आप जज का रोल कर रहे थे, मैं हीरो के ताऊ का रोल कर रहा था। उस कोर्ट में बैठने का कई बार मौका मिला। वहाँ पर भी मैं अनूप लाठर जी के साथ ही गया जहाँ पर शूटिंग चल रही थी। इनका साथ एक ऐसा मिला जैसे सारथी कृष्ण भगवान का साथ हाथ मिल जाए। हालांकि मेरे से छोटे होंगे उम्र में, मैं फिर भी मैं इनमें इतने गुण हैं कि मैं ये भी कह दूं कि इनका सानिध्य मिला, साथ मिला, तो भी मेरे लिए गर्व की बात है। तीसरी बार फिर दादा लक्ष्मी की शूटिंग जमाल गांव में थी। उस दिन भी अनूप लाठर जी की ड्यूटी रामपाल जी ने लगाई कि ओपी हरियाणवी जी को लेते आना। और द्वारका मोड़ पर मैं अनूप लाठर जी
से मिला और इनकी गाड़ी में इनके साथ ही जमाल तक 5-6 घंटे का जो भी सफ़र था, रास्ते में जो बातें हुई वो मैं कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता। और वहाँ पर दिन में अनूप लाठर जी को भी वापस आना पड़ा, कोई ऐसा समाचार मिल गया था। और मेरे पैर के अंगूठे में भी जो मैंने जूती पहनी थी वहाँ पर, वो छोटी थी, छाला पड़ गया, शुगर का चक्कर था, तो मैं शूटिंग करने की स्थिति में नहीं था। मैं भी अनूप लाठर जी के साथ वापसी में भी इनके साथ ही मुझे आना पड़ा। और वो आने जाने का पूरा दिन ही समझ लो 12 घंटे का सफ़र अनूप जी के साथ तय हुआ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो हाइफा का टाइटल सॉन्ग लिखा है कि हरियाणा के मोतियाँ की माला हाइफा, यशपाल जी ने जिसको रिकमेंड कर दिया, पास कर दिया, उस गीत को पहली लाइन को लिखते हुए उन मोतियों में मुझे अनूप जी का और यशपाल जी का चेहरा नज़र आ रहा था कि हरियाणा में ऐसे ऐसे मोती हैं जो कोहिनूर हीरे हैं, और जिस ग्रुप में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो उस ग्रुप। थैंक यू वेरी मच ओपी जी, आपने अपने संस्मरण रखे और बहुत अच्छा अनुभव है कि सफ़र में ही आप कुरुक्षेत्र गए, सफ़र में ही आप सिरसा आए, सफ़र में ही आपका अनूप लाठर जी से वास्ता पड़ा और बहुत अच्छे अनुभव शेयर किए और बहुत अच्छा टाइम बीता। थैंक यू सो मच, आपने अपना शेयर किया। लेकिन आपने गलती कर दी, अध्यक्ष यशपाल शर्मा नहीं, अध्यक्ष हमारे हैं जनार्दन शर्मा जी, मैं उपाध्यक्ष हूँ और होस्ट अनूप लाठर जी नहीं थे आज। आज वो हाइफा में ही गेस्ट थे हमारे, तो ये बस त्रुटि थी थोड़ी सी, मैं बोलना चाह रहा था। बाकी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।